सर 2 महीने रह गए हैं तो सर 2 महीने में पढ़ाई कैसे होगी? कैसे हम कॉन्फिडेंट बनेंगे? हमारे तो कई सारे दोस्त मॉक टेस्ट भी लिखने लग गए हैं सर। यहाँ हमारी पहली रिवीजन ही कंप्लीट नहीं हो रही। अभी पता ही नहीं चल रहा है 2 महीने में कितनी रिवीजन करें, एक सब्जेक्ट को कितना टाइम दें ताकि एग्जाम पास कर सके। चिल ब्रो चिल। अगर आपके मन में भी ये डाउट्स चल रहे हैं, ठीक है, मैं आ गया हूँ, मैं आपको इन सब डाउट्स का समाधान दूंगा। सो मेरा नाम है शुभम केसवानी। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 29 इन सीए इंटर, ऑल इंडिया रैंक 8 एट सीए फाइनल। ठीक है, जो भी अभी आपके मन में डाउट्स वगैरह चल रहे हैं सबका मैं आपको समाधान दूंगा। अगर मैं आपको बता दूं ब्रीफ अबाउट दिस रिव्यू, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ नंबर ऑफ रिविजन्स। इस नंबर ऑफ रिविजन्स में भी हर सब्जेक्ट को कितने कितने दिन देने हैं प्रॉपर्ली मैं आपको स्ट्रक्चर करके दूंगा। ठीक है सर। अपार्ट फ्रॉम दिस, रिविजन्स में अप्रोच क्या होनी चाहिए? क्या आपको चीज़ें लिख के करनी चाहिए? ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को कैसे डील करना है, थ्योरी को कैसे डील करना है, ये भी मैं बताऊंगा। मॉक टेस्ट देने चाहिए नहीं देने चाहिए, देने चाहिए तो कैसे देने चाहिए, ये भी मैं आपको गाइड करूंगा। एंड लास्टली, अगर आपके कॉन्फिडेंस में अभी थोड़ी कमी चल रही है तो इसका भी समाधान मिलेगा। बट दोस्तों, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक अच्छे सीए स्टूडेंट की तरह वीडियो पे अटेंडेंस लगाएंगे। कैसे? वीडियो को लाइक करके। सर वीडियो पे लाइक टारगेट रखते हैं कितना? 400 लाइक्स का, और मुझे पूरा विश्वास है अपनी पॉजिटिविटी से आप फटाफट इसको अचीव करा दोगे। सो विदाउट मच अडू लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज द नंबर ऑफ रिविजन्स। देखो कहीं ना कहीं 2 महीने हैं तो मुझे लगता है कम से कम आपको 2 रिविजन्स तो कर लेनी चाहिए। मिनिमम 2 रिविजन कर लेनी चाहिए, और जो थर्ड रिविजन है वो एग्जाम से जस्ट पहले हो ही जाएगी, तो लगभग आपकी 2 से 3 रिविजन्स करके आप आराम से एग्जाम के लिए रेडी हो सकते हो। ठीक है सर। अब ये नंबर ऑफ रिविजन्स कितनी करनी है, बड़ा सिंपल है। सिंपल मैथमेटिक्स लेते हैं कि मान लो हमारे पास 60 डेज है। ठीक है सर। अब जब हमारे पास 60 डेज है और हमको 2 रिविजन्स करनी है, तो ऐसा मान लो पहली रिवीजन में डबल टाइम लगेगा, दूसरी रिवीजन में उसका आधा टाइम लगेगा। ठीक है सर। तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हो फर्स्ट रिवीजन में इट विल टेक 40 डेज, एंड इन योर सेकेंड रिवीजन इट विल टेक अराउंड 20 डेज। ठीक है सर। अब मान लो आप जितने भी सब्जेक्ट्स दे रहे हो, ठीक है, उसको 40 से डिवाइड कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कहीं ना कहीं बोथ ग्रुप लिखने वाले हो, ठीक है सर, तो आपके पास है लगभग 6 सब्जेक्ट। यस सर। तो अगर मैं 40 को 6 से डिवाइड करूं तो कितना आता है? मेरे पास हर सब्जेक्ट के लिए अराउंड 6 to 7 डेज आराम से आ जाते हैं। ओके सर। अब यहाँ पे 6 से 7 दिन आपको हर सब्जेक्ट को देने चाहिए प्रॉपरली। 6 से 7 दिन में हर सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेना चाहिए। अब आपके मन में आएगा सर इतना सारा सिलेबस 6 से 7 दिन में कैसे होगा? भैया थोड़ा स्मार्ट वर्क करके चलना। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें दो तरह से टॉपिक्स को डिवाइड कर लेना। एक है हमारे पास प्रायोरिटी 1, एक है हमारे पास प्रायोरिटी 2। छोड़ना कुछ नहीं है, प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2। प्रायोरिटी 1 में वो टॉपिक्स आएंगे जिनको आप कह सकते हो ज्यादा स्कोरिंग है, ज्यादा आसान है, जिनकी वेटेज भी ज्यादा है। यानी अगर 118 नंबर का एग्जाम है तो कहीं ना कहीं 85 to 90 मार्क्स के तो यही टॉपिक्स आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो भैया इनको उठा के कंप्लीट कर लो। ठीक है सर। जब आपकी 85 to 90 मार्क्स की कवरेज हो जाए तो जो बचा हुआ प्रायोरिटी 2 है, इसमें जितना आपसे बन पड़ रहा है, इसमें जितना आपसे बन पड़ रहा है उतना आप अच्छे से करके चलो। क्या ये गेम समझ में आ गई? आ गई सर। अब जब आप 6 से 7 दिन में आराम से कर लोगे तो अगेन 20 डेज में अब आपको वापस 6 सब्जेक्ट करने हैं। अब ये 6 सब्जेक्ट को करने के लिए कितना टाइम मिलेगा? मोटा माटी 3 से 4 दिन। ठीक है, मोटा माटी 3 से 4 दिन। और जब आपने 6 से 7 दिन में मैनेज कर रखा होगा तो 3 से 4 दिन में भी कर लोगे। और इसके बाद जब एग्जाम में 1.5 डेज मिलेंगे तो आराम से आपसे चीजें मैनेज हो जाएंगी। क्या ये सिंपलिस्टिक प्यारी प्यारी अप्रोच समझ में आई? पक्का प्रॉमिस? डन 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 सर। अब आ जाओ अगले टॉपिक पे। सवाल आता है कि सर हमें रिविजन्स अप्रोच कैसे करनी है? तो मैंने आपको बता दिया, आप हर सब्जेक्ट में कोशिश क्या करोगे? प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 करके अपने टॉपिक्स बना लोगे। पहले प्रायोरिटी 1 पे फोकस करोगे, फिर जो बचा हुआ टाइम है प्रायोरिटी 2 पे लगाओगे। बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम इतने बुद्धू हैं, हम इतने बड़े बुद्धू हैं, हम क्या करते हैं इतना सारा सिलेबस देख के ना कुछ भी नहीं करते। ठीक है। वैसे टॉपिक जब ज्यादा है तो पढ़ाई ज्यादा करनी चाहिए। हम इतना सारा देख के एकदम गुमसुम हो जाते हैं, मासूम हो जाते हैं और कुछ करते ही नहीं है, इतने नालायक हो जाते हैं भैया। तभी मैंने आपको एकदम सिंपलिस्टिक अप्रोच बताई जो मैं खुद भी फॉलो करता था। और मैं बोल सकता हूं सीए की दुनिया में 90% ऑफ द लोग जो पास होते हैं वो यही करते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं बहुत इंटेलिजेंट जो सब एक साथ कवर कर लेते हैं, बढ़िया धूम मचा के आते हैं। बट 90% लोग जो पास होते हैं उनकी यही अप्रोच रहती है कि पहले मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस जो मेजॉरिटी ऑफ मार्क्स दे रहा है उसको अच्छे से कवर कर लो, फिर बाकी चीजें कवर कर लेंगे। अब सर अप्रोच क्या रखनी है? बड़ा सिंपल है। दो तरह की चीजें आपके पास, एक है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स जिसके अंदर आपके पास आ जाते हैं कौन से? अकाउंट्स, टैक्स, कॉस्टिंग, एफएम, या फाइनल में बोल दो एएफएम, ये सब आ जाते हैं। हाँ सर।
न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में आपने क्या करना है, अगर आप इससे पहले क्लासेस कर चुके हो अच्छे से, या आपने इससे पहले फर्स्ट रिवीजन करी है, या आपकी सेकंड रिवीजन होने वाली है, तो अगर आपने कुछ अपने सेलेक्टेड क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं तो आप उन पे फोकस करो। अगर आपने कोई पहले इससे रिवीजन नहीं करी, या क्लासेस आपने जब करी थी तो आपने कोई क्वेश्चंस मार्क नहीं करे, तो इट विल बी इंपॉर्टेंट कि जो आपके प्रायोरिटी 1 के चैप्टर्स है ना, उनके यू शुड डू ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है सर, ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ये आपने प्रॉपर रिटन प्रैक्टिस करनी है। सर रिटन प्रैक्टिस करने जाएंगे तो टाइम लगेगा, तो भैया टाइम दिया भी तो है, 7 दिन मटर छीलने के लिए नहीं दिए हैं, पढ़ाई करने के लिए दिए हैं। ठीक है, तो जब आप हर रोज 12 से 14 घंटा पढ़ाई करोगे, ठीक है, कम से कम 10 से 12 घंटा पढ़ाई करोगे, तो करोगे क्या, यही सब तो करना है, प्रैक्टिस ही तो करनी है क्वेश्चंस की। कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी सीख चुके हो अपनी क्लासेस में, हाँ सर, नोट्स आपके टीचर ने ऑलरेडी साथ साथ बनवा दिए हैं, बस अब आप उसकी रिटर्न प्रैक्टिस करते जाओ। तो आपने क्या करना है ना, जो भी टीचर ने नोट्स बनवाया, जो भी क्वेश्चन बैंक है, उसको पहले रिवाइज कर लो कि अच्छा टीचर ने ये कॉन्सेप्ट सिखाया था, ये क्वेश्चन सिखाया था। एक बार आपने टीचर का कराया हुआ क्वेश्चन सीख लिया, समझ लिया, फिर उस क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस कर लो। सर ये तो वही हो गया कि मैं टीचर का आंसर देख के खुद लिख रहा हूं, हाँ भाई ये लिखना है। मैं ये नहीं कह रहा साइड में आंसर खोल के खुद अपना आंसर लिखना, नहीं, पहले जो टीचर ने आपको आंसर लिखवा रखा है उसको सीखो, समझो और उसको बंद करो, देन यू सॉल्व इट ऑन योर ओन। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले टीचर के नोट्स रिवाइज करने, टीचर के क्वेश्चंस रिवाइज करने, और फिर उसके बाद खुद बैठ के आपने क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है सर। अगर टीचर ने कुछ एलडीआर क्वेश्चंस वगैरह मार्क करा रखे तो आप उन पे भी थोड़ा फोकस ज्यादा करके चल सकते हो। बात समझ में आई? आई सर। रिटन प्रैक्टिस करना जरूरी क्यों है? क्योंकि आपका जो पेपर है वो रिटन है। ठीक है, अल्टीमेटली बच्चों की बहुत बार ये कंप्लेंट आती है कि सर घर पे बैठ के तो ना सब हो रहा था, घर पे बैठ के तो सब हो रहा था, हम क्वेश्चन बैंक खोल के करते थे, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और जैसे एग्जाम रूम में पूछते पहुंचते थे ना, तो दिल से आवाज आती थी ये क्या हो गया, क्योंकि हाथ ही नहीं चलते थे। 2 स्टेप करके तीसरा स्टेप समझ ही नहीं आता था आएगा क्या। तो ये गलती मैं नहीं चाहता आप करो, बिकॉज अब आप मेरे साथ जुड़ चुके हो। ठीक है, मैं चाहता हूं आप एकदम अच्छे नंबर लाओ। तो भैया प्लीज मेक श्योर यू आर डूइंग प्रॉपर रिटन प्रैक्टिस इन दिस रिवीजन। एंड जब आप रिटन प्रैक्टिस करोगे ना, आपको खुद समझ आ जाएगा कि यार ये तो बड़े आसान आसान क्वेश्चन है, ये मैं इजीली हैंडल कर लूंगा। फिर इसमें से क्या करना, जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो इसमें से फिल्टर करना क्वेश्चंस फॉर योर नेक्स्ट रिवीजन। जितने भी क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जिनको आपको वापस रिव्यू करना है, आप इनको आर मार्क कर देना। ठीक है, मैं यही करता था, मैं इनको आर मार्क कर देता था, जस्ट मार्क देम आर फॉर योर नेक्स्ट रिवीजन। क्या ये बात समझ में आई? इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? यस सर। अब ये क्वेश्चन करते हुए हो सकता है आपको कुछ चीजें ट्रिकी लगे, कुछ वो लगे कि यार भाई ये क्वेश्चन तो मेरे से हो ही नहीं रहा है, तो समझ ही नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली आप अपने टीचर को रीच आउट करो, डाउट सपोर्ट में आप उनकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, एंड जैसा मैंने बोला उन क्वेश्चंस को मार्क करना फॉर योर नेक्स्ट रिवीजन, फिर हो जाएंगे, डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, उनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्या होता है अक्सर जो क्वेश्चंस आप छोड़ोगे ना, वही एग्जाम में देखने को मिलेंगे, फिर लगेगा अरे आईसीआई ने कैमरा लगा रखे है क्या भैया, क्योंकि जो क्वेश्चन तुम छोड़ रहे हो ना वो सारे स्टूडेंट छोड़ रहे हैं, समझ लेना। क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन ही छोड़ते हैं भाई, आसान क्वेश्चन कौन सा बच्चा छोड़ेगा, जितने ट्रिकी क्वेश्चन है भाई वही एग्जाम में जनरली देखने को मिलते हैं, तो उनको एकदम अपने अच्छे से करके चलना है। क्लियर है? क्लियर है सर। अब बात करते हैं थ्योरी की। ऑडिट और लॉ, इनका क्या करना है? इनके लिए सिंपल है, जो आपके टीचर ने आपको पढ़ाया है, जिस तरह से आपके टीचर ने आपको पढ़ाया ना, वही स्ट्रेटेजी आपने फॉलो करनी है। जैसे एग्जांपल मैं ऑडिट का देता हूं, मैंने ऑडिट में आपको क्या कराया है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट सिखाया है, हाँ सर, उस कॉन्सेप्ट के प्यारे प्यारे नोट्स बनवाए हैं, आपने प्राइमरी फोकस अपने कॉन्सेप्ट नोट्स पे देना है। ओके सर, जब आपने कॉन्सेप्ट नोट्स को रिव्यू किया, तो उन कॉन्सेप्ट को लर्न करने के लिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट की कोई वैल्यू नहीं है अगर आप उसको प्रेजेंट ही ना कर पाओ इन द एग्जाम्स, तो उसको लर्न करने के लिए जो भी मैंने आपको क्लास में चार्ट बताया है, या पॉइंट्स की इंटरलिंकिंग कराई है, ठीक है सर, या मैंने आपको कोई प्यारी मेमोरी टेक्निक दी है, इसको यूज करके आपने उसको लर्न करना है एंड साथ साथ रिकॉल करना है। अब ये लर्न और रिकॉल के लिए आप ले सकते हो हेल्प ऑफ रिवीजन वीडियोस। ठीक है, मैंने रिवीजन वीडियोस यूट्यूब पे डाल रखी है, इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए क्रिएट कर रखी है, जहां मैंने कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ क्वेश्चंस भी रिवाइज कराए हैं। यू कैन टेक हेल्प ऑफ रिवीजन वीडियोस। तो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट ओपन द रिवीजन वीडियो, स्टार्ट विद दैट कॉन्सेप्ट, सीखो समझो क्या शुभम सर रिवाइज करा रहे हैं, फिर पॉज करके खुद रिवाइज करो, रिकॉल करो और आगे बढ़ते जाओ। एंड ट्रस्ट मी, मान लो 1 घंटे की रिवीजन वीडियो आप 2 घंटे में भी खत्म करते हो, ठीक है, या 2.5 घंटे में भी खत्म करते हो, आपको एक अलग लेवल सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि मैंने कॉन्सेप्ट सीख भी लिया, समझ भी लिया, रिवाइज भी कर लिया, और साथ साथ मेरे क्वेश्चंस भी हो गए। बात समझ में आ गई? आ गई सर। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए टुवर्ड्स द रिवीजन। सो नंबर ऑफ रिवीजन हो गई, अप्रोच ऑफ रिवीजन। अब सवाल आता है सर मॉक टेस्ट का, इसका क्या करें?
इसका क्या करें, पहले तो मैं बोलूंगा फोमो में मत जाना। मेरा दोस्त ना हर सब्जेक्ट के 4-4 मॉक टेस्ट दे रहा है, उल्लू है। ठीक है, इतने मॉक टेस्ट देने की जरूरत ही नहीं है, फिर पढ़ कब रहा है? ठीक है, अगर 4 मॉक टेस्ट दे रहा है तो पढ़ कब रहा है? भैया पहला फोकस है पढ़ाई। एंड मॉक टेस्ट हमको देना चाहिए नहीं चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, देना तो चाहिए। ठीक है, देना तो चाहिए। मैंने अपने सीए फाइनल में हर सब्जेक्ट के कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट दिए थे। ठीक है सर, सीए इंटर की बात करूं तो एक ही मॉक टेस्ट लिखा था। तो ऐसा भी नहीं है कि मॉक टेस्ट नहीं दिया तो मैं फेल ही हो जाऊंगा, नहीं भाई। अगर टाइम है, एनर्जी है, आप प्लान कर सकते हो, मॉक टेस्ट देना चाहिए, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है सर, तो आपको मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, जब आपकी सेकेंड रिवीजन हो, ठीक है, वेन एवर इज योर सेकेंड रिविजन, जब आप सब्जेक्ट को यू कैन से 6 to 7 डेज में, मान लो आपकी आपकी फर्स्ट रिवीजन में आपने 10-15 दिन दिए थे, तो सेकंड रिवीजन में आप 6 से 7 दिन दे रहे हो। या आपकी जो सेकंड रिवीजन है ये वाली है कि इसमें आप अपनी फर्स्ट कर रहे हो, इसमें आप सेकंड कर रहे हो, तो जो भी आप अपनी सेकंड रिवीजन में मान लो 3 से 4 दिन देते हो, डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर इज योर सेकंड रिवीजन। इसके बाद अगर आप चाहो तो ICAI मॉक टेस्ट सीरीज रिलीज करता है जस्ट बिफोर योर एग्जाम, इसको आप एक बार लिख के देख सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका ना जो कॉन्फिडेंस है, जो आपका कहते हैं ना आत्मबल इज कॉन्फिडेंस, राइट, वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बढ़ेगा। बिकॉज क्या होता है ना, मॉक टेस्ट में आपके पास 30 मार्क्स के MCQs भी आते हैं, 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव भी आते हैं। अल्टीमेटली एग्जाम में ये चीजें कैसे मैनेज करनी है ये आपको समझ आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि भैया पेपर कितना ही अजीब सा आ जाए, कहीं ना कहीं मेरा फोकस है पहले तो 40-50 नंबर इकट्ठे करो और उसके बाद फ्रंट फुट पे खेलो। तो वो जो टाइम मैनेजमेंट है और वो जो कॉन्फिडेंस है, ये कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट देके आ जाता है। ठीक है, तो पहला फोकस तो पढ़ाई है, बट अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। एंड डोंट बी इन फोमो कि यार अगर मैं मॉक टेस्ट नहीं दे रहा तो मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाए, मैं थोड़ा परेशान हो जाऊं ना बाबा। अगर आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो तो आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। बट यस, मॉक टेस्ट देने चाहिए अगर आपके पास टाइम है, सो दैट यू कैन फील दैट कॉन्फिडेंस। लास्ट पॉइंट आता है सर, कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा भी कॉन्फिडेंट कम फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है सर हमारे अंदर ना वो परफेक्शन नहीं आ रहा। ठीक है, हमारे अंदर अभी भी वो परफेक्शन नहीं आ रहा, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि हम एग्जाम को क्या अच्छे से कर पाएंगे क्या। अभी भी हम कोई नया क्वेश्चन देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं। सो व्हाट शुड बी डन इन दैट केस? तो पहली बात, अगर आप उस केस में हो, सो लेट मी टेल यू इट इज़ वेरी नॉर्मल। ठीक है, अभी भी ये जो अभी एग्जाम कल तो नहीं है, 2 महीने बाद है। तो जब एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको 2 महीने मिले ना, ये इसीलिए मिले ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और निखार सको और बेहतर बना सको। एक बात हमेशा याद रखना, जो रैंकर भी होता है ना, उसकी भी 100% नहीं आती पास परसेंट। ठीक है, उसकी परसेंटेज 100% नहीं होती, उसकी परसेंटेज भी कितनी होती है, 60-70%। इवन द एग्जामिशन होल्डर इज एट 60 मार्क्स, जिसको हम बहुत बड़ा इंसान मानते हैं। ठीक है, तो जब 60-70% पे इंसान पहुंच रहा है जो टॉपर है, तो आप ये मान लो आप अभी से कैसे अपनी परफेक्शन एक्सपेक्ट करके चल रहे हो। तो सर क्या करें, जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। ये जो अगले 2 महीने हैं ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें आपने बस ये इंश्योर करना है मैं अपना बेस्ट दूं। ठीक है, मैं कंसिस्टेंट रहूं। कई बच्चे इतने नालायक होते हैं, कहते हैं आज मूड नहीं कर रहा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। भैया मन से नहीं चलना, प्लान से चलना है। आपके जो प्लान में लिखा है, जो प्लान में टारगेट्स है उनको अचीव करते हुए चलना है, इस तरह से आपने आगे बढ़ना है। और एक बात और बोलूंगा, डोंट मेक बेस्ट द एनिमी ऑफ बेटर। सर इसका क्या मतलब है? डोंट मेक बेस्ट द एनिमी ऑफ बेटर, यानी कई बार हमको क्या होता है ना, हम बेस्ट अचीव करने के चक्कर में ना कुछ करते ही नहीं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, इतना बड़ा सब्जेक्ट दिख रहा है तो हमको ये लगता है अरे मैं इसको मैनेज ही नहीं कर पाऊंगा ना, तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ता। भैया आप कुछ तो करो। अगर दिन में 6 चीजें करनी थी और 6 में से मान लो 4 चीजें हो रही हैं, दैट इज स्टिल बेटर। तो अगर आप बेटर भी अचीव कर पा रहे हो, दैट इज वेरी गुड, बट द पॉइंट इज यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ठीक है, रोज आपने प्रॉपर प्लान बनाने, अगले 2 महीने रोज उन प्लान्स को अचीव करना है, एंड ट्रस्ट मी आप एग्जाम्स क्लियर कर लोगे। आपको लगता होगा यार मेरे आसपास बहुत सारा कंपटीशन है, मैं कैसे कर पाऊंगा, बट लेट मी टेल यू, आसपास कंपटीशन नहीं है। ठीक है, ये जो जमाना है जहाँ पे इंस्टाग्राम की रील्स हैं, यूट्यूब के शॉर्ट्स हैं, इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, मेजॉरिटी जनता इसी में फंसी पड़ी है। और जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे नहीं है, वो टेलीग्राम ग्रुप्स में टाइम पास कर रही है। ठीक है, लड़के लड़कियों के डाउट सॉल्व कर रहे हैं, और वो लड़कियां भी लड़कियां नहीं है, लड़कों ने ही लड़कियों वाले यूजर नेम रख रखे हैं। ठीक है, ताकि उनके डाउट जल्दी सॉल्व हो जाए।
तो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं ना, स्टे अवे फ्रॉम द नॉइज, स्टे अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शंस, एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने इन 2 महीने, अभी तक जो भी हुआ मैटर नहीं करता, अगर आपने इन 2 महीने अपना बेस्ट दे दिया, आपको सीए एग्जाम्स क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। सो जस्ट स्टे पॉजिटिव, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट मी, सब अच्छा होगा, ठीक है। सो ऑन दिस नोट आई एम रैपिंग अप दिस वीडियो। अगर मैं क्विकली रिवाइज करूं क्या क्या हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, नंबर ऑफ रिविजन्स कम से कम 2 से 3 रिविजन्स आपकी हो जानी चाहिए, 2 रिविजन्स प्रॉपर्ली इन द मंथ ऑफ नवंबर डिसंबर, एंड द थर्ड रिविजन विल बी जस्ट बिफोर द एग्जाम्स। अप्रोच ऑफ रिविजन बड़ी सिंपल है, जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं उनको आपने लिख के प्रैक्टिस करना है, एंड उसमें से आप क्वेश्चन फिल्टर आउट करेंगे फॉर योर नेक्स्ट रिविजन। टॉकिंग अबाउट द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, जो आपके टीचर की अप्रोच है वही आप फॉलो करो। लॉ एंड ऑडिट में आप अपने जो भी आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, चार्ट्स हैं, मेमोरी टेक्निक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आगे बढ़ सकते हो। टॉकिंग अबाउट द मॉक टेस्ट, आप एक मॉक टेस्ट देके चल सकते हो आफ्टर योर सेकंड रिवीजन, विच विल हेल्प यू गेन द कॉन्फिडेंस। एंड लास्टली, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है तो एक ही तरीका है दोस्त, मेहनत करो, ठीक है। कहीं ना कहीं मेहनत करते जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड कीप मूविंग ऑन। एंड यस, टेंशन लेके, स्ट्रेस लेके किसी का भला नहीं हुआ, तो चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल रखेंगे, अरे रखो ना, रखो रखो स्माइल, अरे अरे यस, इसी मुस्कान के चमकान के सब दीवाने हैं। सो दोस्तों, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो डू गिव इट अ लाइक, ठीक है। जो भी आपके थॉट्स हैं, कोई वीडियो की लर्निंग्स है जो आपको बहुत अच्छी लगी, आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। कोई और चीज़ जिस पे आप चाहते हो मैं वीडियो शेयर करूँ, डू लेट मी नो इन कमेंट्स। एंड यस, दैट्स इट फॉर राइट नाउ। खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, एंड यस, लगे रहेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग।